गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, पिछले टर्न पर हम चर्चा कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या मनुष्य का जो पाचन तंत्र है दो मुख्य भागों का बना है। एक आपका आहार नाल था, दूसरा आपका था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां थी, जिसमें मैंने एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की चर्चा की थी। और उस आहार नाल में सबसे पहले जो बात आपकी आई थी वह थी बक्कल एंड बक्कल कैविटी या माउथ एंड माउथ कैविटी, या जिसे आप हिंदी में मुख गुहिका कहते हैं। और उस टॉपिक पर आपने एक तो तालू पढ़ा था, दूसरा आपने टंग पढ़ा था और तीसरा टीथ पढ़ा था, जिसको मैंने विस्तृत आपको बताया था। और उसी संदर्भ में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो आहार नाल में दूसरी जो बात आती है वह है ग्रसनी, या जिसको आप पैराइनिक्स कहते हैं। तो ग्रसनी सामान्यतः जो मुख गुहा है, मुख गुहा अंतिम रूप से जिस भाग में खुलती है, मुख गुहा अंतिम रूप से जिस भाग में खुलती है वह भाग ग्रसनी कहलाता है। और ग्रसनी वह टर्निंग पॉइंट होता है जहां से भोजन और वायु, ग्रसनी वह टर्निंग पॉइंट होता है जहां से भोजन और वायु दोनों गुजरते हैं। ग्रसनी वह टर्निंग पॉइंट होता है जहां से भोजन जो कुछ हम खाते हैं वह भी ग्रसनी से, और जब हम वायु को अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं विशेष रूप से, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो आपके फेफड़े में, लंग्स में जो वायु जाती है वह भी इसी ग्रसनी से हो करके जाती है। तो वायु और भोजन का जो संयुक्त मार्ग होता है, वायु और भोजन का जो संयुक्त मार्ग होता है वो विशेष रूप से क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी सामान्यतः 12 से 13 सेंटीमीटर, 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी, 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसका जो आकार होता है विशेष रूप से कीपनुमा होता है। कैसे होता है? कीपनुमा। तो 12 से 13 सेंटीमीटर लंबी है और ठीक है, इसका जो आकार है वो कैसे होता है? कीपनुमा होता है। तो ग्रसनी विशेष रूप से घाटी द्वार द्वारा जो ग्रसनी है, ग्रसनी आपकी 3 है, एक तो नासा ग्रसनी, दूसरी मुख ग्रसनी और तीसरी कंठ ग्रसनी। तो जो ग्रसनी है यह विशेष रूप से घाटी द्वार द्वारा कहां पर खुलती है? श्वास नली में खुलती है। तो ये जो गले में अग्रभाग पर ये जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ये आपकी श्वास नली होती है। क्या होती है? श्वास नली। और श्वास नली के जस्ट पीछे आपकी आहार नाल या ग्रास नाल होता है। जस्ट पीछे इसकी क्या होता है? ग्रास नाल या ओइसोफेगस होता है। तो अग्रभाग में, गले में, ठीक है, अग्रभाग में जो रचना होती है श्वास नली। कभी कभी होता है ना, गला दबाने पर व्यक्ति की क्या होती है? मौत होती है। तो क्या दबता है? श्वास नली। क्या दबता है? श्वास नली। और श्वास नली के शीर्ष भाग पर यहाँ पर क्या होता है? आपका कंठ होता है। और देखिए, कोई भी वॉइस अगर आप करते हैं तो यहाँ पर कंपन होता है। यहाँ पर क्या होता है? कंपन, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कंठ है। तो ग्रसनी जो है घाटी द्वार द्वारा श्वास नली में खुलती है। ये श्वास नली हो गई। घाटी द्वार द्वारा जो है ग्रसनी कहाँ खुलती है? एक तो श्वास नली में खुलती है और दूसरा निगल द्वार द्वारा, निगल द्वार के माध्यम से जो ग्रसनी है वह ग्रास नाल में क्या होती है? खुलती है, जहां से भोजन आपका पास होता है। यहां से भोजन जाता है और इस भाग से वायु का आवागमन होता है। जो आप वायु को ले जाते हैं इसी भाग से अंदर जाता है और इसी भाग से वायु क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ये जो भाग है ये अंतःनासा छिद्र है। ये नासा मार्ग हुआ, ये आपकी दोनों नाक हो गई, दोनों नासा छिद्र हो गए, दोनों बाह्य नासा छिद्र।
और यहां से क्या हुई, आप वायु को अंदर लाते हैं और अंदर जाकर के ये अंतःनासा छिद्र है, ये अंतःनासा छिद्र है, और अंतःनासा छिद्र से होते हुए वायु ग्रसनी में गई और ग्रसनी से यहां पर कहा जाएगी, श्वास नली में। किस भाग में जाती है, श्वास नली में। क्योंकि जो ग्रसनी होती है वह घाटी द्वार द्वारा कहां पर खुलती है, श्वास नली में खुलती है। घाटी द्वार द्वारा कहां पर, श्वास नली में खुलती है। और जो ग्रसनी है, ये जो ग्रसनी एक तो घाटी द्वार द्वारा श्वास नली में और दूसरा निगल द्वार द्वारा कहां पर खुलती है, ग्रास नली में खुलती है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यूपी बोर्ड में यहां से कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। यूपी बोर्ड में इस भाग से, घाटी ढापन से कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन कई बार बना है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा। क्वेश्चन बना था बोर्ड में कि घाटी द्वार के ऊपर उपस्थित पत्तीनुमा, कार्टिलेज की बनी पत्तीनुमा जो रचना होती है उसे क्या कहते हैं। तो घाटी द्वार पर, किस पर, घाटी द्वार पर पत्तीनुमा उपास्थ या कार्टिलेज की बनी जो रचना होती है उसको घाटी ढापन कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी ढापन कहते हैं। और घाटी ढापन का कार्य क्या होता है, जब हम भोजन को निगलते हैं, जब हम भोजन को क्या करते हैं, निगलते हैं, तो उस कंडीशन में ये घाटी ढापन इस घाटी द्वार को क्या करता है, बंद कर देता है। क्योंकि यहां से आप भोजन ले जा रहे हैं और ये जो घाटी ढापन है अगर इस घाटी द्वार को बंद नहीं करेगा तो भोजन, चूंकि निचले भाग में दोनों है, एक तो आपकी श्वास नली भी है और ग्रास नली भी है, तो अगर घाटी ढापन इस घाटी द्वार को अगर बंद नहीं करेगा तो भोजन क्या होगा, आपकी श्वास नली में, चूंकि पहले श्वास नली का क्षेत्र है यहाँ पर, तो भोजन कहाँ चला आएगा, श्वास नली में। तो होता क्या है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो उस कंडीशन में ये जो घाटी ढापन है ये घाटी द्वार को क्या करता है, बंद कर देता है। लेकिन कभी कभी होता है बेटा कि जैसे कहा जाता है कि भोजन, बताया जाता है ऐसा कि खाना खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए। क्यों, अगर आपने देखा होगा कि कभी आप कोई चीज खा रहे हैं या खाना खाते समय आप बात करते हैं, बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आपको छिचनी चली जाती है या भोजन का जो कण है वो आपकी श्वास नली में, और वह भोजन जो आपने मुख से ग्रहण किया है वो खूब तेजी से छींक आती है तो वो नाक के माध्यम से बाहर निकलती है। रीजन क्या है, क्योंकि जब आप बात करते समय खाना खाते हैं तो उस कंडीशन में जो घाटी ढापन है, क्या है, घाटी ढापन है, ये घाटी द्वार से क्या होता है, हट जाता है। खाना खा रहे हैं, भोजन को आपने निगला और निगलते समय भी आप बात कर रहे हैं, तो जब आप बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो घाटी ढापन है घाटी द्वार से क्या होता है, हट जाता है, और भोजन ग्रास नाल में ना जा करके वह भोजन जो आपने ग्रहण किया यहां तक पहुंचा ही नहीं, यहां से ये श्वास नली में चला गया, और जब श्वास नली में भोजन का कण गया तो उस कंडीशन में हुआ क्या, आपको बहुत तेजी से छींक आई, क्योंकि वहां पर एयर है, एयर का आवागमन हो रहा है, तो वह भोजन शीघ्र ही जब आपको छींक आती है तो वायु के प्रेशर के रूप में जो भोजन आपने मुख से ग्रहण किया वो कहां से निकला, कहां से निकला, नाक से निकला। ठीक है बेटा, तो जो क्वेश्चन यहां से बोर्ड में पूछा गया है कि घाटी द्वार पर उपास्थ या कार्टिलेज नुमा रचना कहलाती है, घाटी ढापन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, घाटी ढापन। और घाटी ढापन का कार्य क्या है, घाटी ढापन जब हम भोजन को निगलते हैं तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये घाटी द्वार को बंद कर लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में ना जाकर के किसमें पहुंचता है, ग्रास नाल में चला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो रचना है ये आपकी विशेष रूप से पैराइनिक्स या इसको ग्रसनी कहते हैं, और ग्रसनी भोजन और वायु दोनों का क्या होती है, संयुक्त मार्ग होती है। नेक्स्ट जो बात आपकी आती है बेटा विशेष रूप से, वह है तीसरी जो बात आती है वह है आपकी ग्रास नली, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में तीसरी जो बात आती है
मुख मुखगोहिका ग्रसनी के बाद ग्रासनाल, ओइसोफेगस या इसको कहते हैं ग्रासनाल या फूड पाइप, इसको कहते हैं ग्रासनाल या फूड पाइप। ठीक है बेटा, इसको ग्रासनाल या फूड पाइप। अभी आपने बेटा देखा था कि कुछ इस टाइप से रचना आपको ग्रसनी की दिखी थी विशेष रूप से, और ये जो रचना थी तो आगे आपने बता दिया था ये श्वास नली है, और ये जो रचना थी ये आपकी क्या कहलाती है, ग्रास नली या इसको फूड पाइप कहते हैं। ग्रास नली या इसको क्या कहते हैं बेटा, फूड पाइप कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो मनुष्य की जो ग्रास नली होती है यह लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितना? 25 से 30 सेंटीमीटर। ये आपने रचना बनाया था, इस टाइप से रचना थी। तो ये जो रचना है ये आपकी क्या कहलाती है, ग्रासनाल या ओइसोफेगस। तो यह 25 से 30 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी रचना होती है, और इसका जो व्यास होता है 2.5 से 3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। यह विशेष रूप से पतली और शकरी नलिका के रूप में होती है। ग्रासनाल जो होती है वह 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास की नलिका होती है। तो ये जो मुख ग्रसनी है, यहां से ये आपका मुख था, विशेष रूप से क्या था, मुख था, और यहां पर आपका क्या था, निगल द्वार था। क्या था, निगल द्वार। तो ग्रसनी अंतिम रूप से निगल द्वार में खुलती है, जहां से भोजन आप निगलते हैं, और निगल द्वार से जो लंबी रचना निकली है इसी को क्या कहेंगे, ग्रासनाल कहते हैं। तो ग्रासनाल आपका एक तो गले से, ठीक है, गले के बाद फिर वक्ष में, वक्ष से डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम में, गले, वक्ष और फिर डायफ्राम, इनको भेदते हुए उदर गुहा में, उदर माने पेट, उदर गुहा में बाईं ओर, उदर गुहा में बाईं ओर कहां पर खुलती है, आमाशय में खुलती है। कहां पर खुलती है, आमाशय या स्टमक में क्या होती है, अंतिम रूप से खुलती है। ध्यान दीजिए बेटा, इस ग्रासनाल की दीवारों में विशेष रूप से गति होती है जिसको कहते हैं क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति। और इस क्रमाकुंचन गति के कारण जो भोजन है यह आगे खिसकता है। क्या करता है, आगे खिसकता है। जो भोजन यहां से आप निगलते हैं निगल द्वार से, तो इसमें विशेष रूप से क्रमाकुंचन गतियां होती हैं, इसकी नलियों में संकुचन है, ठीक है। तो भोजन का जो कण है वो क्या होता है, आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ इसकी दीवारों से श्लेष्म स्रावित होता है। श्लेष्म या म्यूकस, श्लेष्म स्रावित होता है, तरल पदार्थ निकलता है, और ये तरल पदार्थ इस नली को प्लस भोजन को, जो यहां से भोजन गुजरता है उस भोजन को तरल फॉर्म में बनाता है, प्लस इस नली को चिकना तथा नम बनाने का क्या करता है, कार्य करता है। फिर से देखिए एक बार, ग्रासनाल 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास की इसकी चौड़ाई विशेष रूप से, ठीक है।
यह निगल द्वार से लेकर, चूंकि जो मुख ग्रसनी है विशेष रूप से ये निगल द्वार है, तो निगल द्वार से जुड़ा है ये लंबी नली जिसकी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई है, और इसमें विशेष रूप से क्रमकुंचन गतियां होती हैं जिसके कारण से भोजन आगे बढ़ता है। यह ग्रास नाल गले से होते हुए वक्ष डायफ्राम को भेदती हुई उदर गुहा में पेट की थैली में बाईं ओर आमाशय में क्या करता है, प्रवेश करता है। अंतिम रूप से कहां पर यह खुलता है ग्रास नाल, अंतिम रूप से यह आमाशय में खुलता है। तो इसमें क्रमकुंचन गतियों के कारण भोजन आगे बढ़ता है, प्लस इसकी दीवारों में जो श्लेष्म स्रावित होता है, ये श्लेष्म इसकी आंतरिक जो रचना विशेष रूप से अंदर ये जो नली है इसको क्या करता है, ये चिकना और नम बनाता है। साथ ही साथ भोजन को, जो भोजन आप निगलते हैं, तो भोजन निगलते समय भोजन यहां से जब पास होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो श्लेष्म है उस भोजन को चिकना और नम बनाने का भी कार्य करते हैं। इसी के आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो बात आपकी आती है वह है स्टमक। नेक्स्ट जो बात आपकी आती है वह है स्टमक, या जिसको आप कहते हैं आमाशय। इसको आप क्या कहते हैं, आमाशय। देखिए बेटा, स्टमक या जो आमाशय है सामान्यतः आपके पेट को ही कहा जाता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी बातें होती हैं मानव द्वारा जो नैसर्गिक हैं वो इस पापी पेट से जुड़ी हुई है। स्वाभाविक सी बात है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो उस पढ़ाई लिखाई का कहीं ना कहीं से संबंध जो आता है विशेष रूप से वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो संबंध दर्शाता है वो भोजन को लेकर के, पेट को लेकर के होता है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप उस पापी पेट के लिए प्रयास करते हैं। तो आज हम उसी पापी पेट की हम चर्चा करेंगे, विशेष रूप से आमाशय या जिसको आप स्टमक कहते हैं। आमाशय जो होता है बेटा, ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ग्रासनाल अंतिम रूप से कहां पर खुलती है, स्टमक में या आमाशय में क्या होती है, खुलती है। तो सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय की जो लंबाई होती है यह लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, प्लस 7 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है। स्टमक जो होता है ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी प्लस 7 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। जो भोजन हम निगलते हैं वह भोजन सीधे ग्रासनाल से होता हुआ, क्योंकि ग्रासनाल में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, तो भोजन ग्रासनाल से होता हुआ इस पापी पेट में पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। तो आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है, और इसी 3 से 4 घंटे में आमाशय में भोजन का पाचन होता है। तो 3 से 4 घंटे तक भोजन यहाँ पर रहता है। इसका जो आकार होता है वो सामान्यतः जे के आकार का थैलीनुमा रचना के रूप में होता है। जे के आकार का थैलीनुमा रचना के रूप में होता है। आइए, तो थी आमाशय से जुड़ी हुई सामान्य बातें।
नेक्स्ट जो यहां पर बात आती है उसी के संदर्भ में, स्टमक के संदर्भ में, वह है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, आमाशय की संरचना। यहां से बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आमाशय का कार्य क्या होता है, ठीक है, आमाशय के द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है, आमाशय के द्वारा कौन से एंजाइम निकलते हैं, आदि विषयों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये है आमाशय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। आमाशय, अभी मैंने बताया बेटा कि जो आमाशय होता है यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय क्या होता है? आहार नाल का विशेष रूप से सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, ये रचना आपकी कहलाती है ग्राशनाल, इसको कहते हैं ग्राशनाल। ये भाग कहलाता है कार्डियक भाग। कार्डियक भाग, ये भाग कहलाता है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग, और ये जो फूला हुआ भाग है इसको कहते हैं फंडिक भाग। इस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? फंडिक भाग। ये आपका ग्राशनाल हो गया, ओइसोफेगस, ये कार्डियक रीगन, ये फंडिक रीगन, ये पाइलोरिक रीगन होगा विशेष रूप से। ये आपका ओइसोफेगस हो गया, ये हो गया कार्डियक रीगन, ये हो गया फंडिक रीगन, और ये भाग हो गया विशेष रूप से पाइलोरिक रीगन। पाइलोरिक भाग, इस भाग को कहा जाता है ग्राहणी, या जिसको आप ड्यूडेनम कहते हैं, ग्राहणी। ये आपका पापड़ी पेट हो गया। तो जो स्टमक है, आमाशय है, इस आमाशय के 3 मुख्य भाग हैं। सबसे ऊपरी जो भाग है ये कार्डियक भाग है, और यहां पर एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं जठरागमी अवरोधनी, जिसको कहते हैं जठरागमी अवरोधनी। और ये यहां पर भी एक वाल्व है, ये तो इसका कार्डियक भाग, ऊपरी जो भाग है ये कार्डियक भाग है, और यहां इसी भाग में वाल्व होते हैं जिसको जठरागमी अवरोधनी कहते हैं। इस निचले पार्ट में ये जो पाइलोरिक भाग है, इस भाग में जठर निर्गमी अवरोधनी वाल्व होता है। यहां पर जठर निर्गमी अवरोधनी और जठरागमी अवरोधनी, ठीक, जठरागमी अवरोधनी। इसके अंदर ये ऊपरी भाग है कार्डियक भाग,
पाइलोरिक भाग, ये फंडिक भाग, ये जो फूला हुआ भाग, इस फूले हुए भाग में छोटी 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 क्या होती हैं, लगभग 2.5 से 4 करोड़, 2.5 से 4 करोड़, 2.5 से 4 करोड़, 2.5 से 4 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जिनको कहते हैं जठर ग्रंथियां, इनको कहेंगे जठर ग्रंथियां। और इनसे विशेष रूप से जठर रस, या जिसको आप कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, इनके द्वारा जठर रस या गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। ठीक है, तो अमाशय में जो भोजन है, विशेष रूप से जब आप निगलते हैं तो ग्रासनाल से होता हुआ, यहाँ पर जठरागमी और रोधनी है, तो जब भोजन का कण आप निगलते हैं तो उस कंडीशन में ग्रासनाल से होता हुआ इस अमाशय में चला आता है और तुरंत ही ये वाल्व क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जब आपको उल्टी आती है, आपको वोमिटिंग होती है, तो उस कंडीशन में ये वाल्व खुल जाते हैं। क्या होता है, जब उल्टी या वोमिटिंग होती है तो उस कंडीशन में इस भाग में यह भाग क्या होता है, सिकुड़ता है, और जब यह भाग सिकुड़ता है तो उस कंडीशन में ये जो वाल्व हैं फट से क्या होते हैं, खुल जाते हैं। वोमिटिंग जब आती है तो भोजन की कण ऊपर की ओर चले जाते हैं जब वोमिटिंग आती है उस कंडीशन में। लेकिन बाकी समय जब आप भोजन को निगल लेते हैं तो ये जो वाल्व हैं, ये वाल्व इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जब फिर कोई भोजन का कण आता है तो इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये वाल्व क्या होंगे, खुल जाते हैं। क्या होंगे, खुलेंगे। भोजन यहाँ पर आया, कलेक्ट हुआ, पानी पिया आपने, यहाँ पर आया, कलेक्ट हुआ, और तुरंत ही जब इस पर प्रेशर कम हुआ, यहाँ पर भोज्य पदार्थ या जल की मात्रा जब कम हुई, जैसे आप जल पीते हैं या भोजन करते हैं, तो उस कंडीशन में जब यहाँ पर अमाउंट कम हुआ तो यहाँ का प्रेशर कम हुआ, ये वाल्व क्या हुआ, बंद हो गए। ठीक, क्या हुए, बंद हो गए। उसी प्रकार से जब यहाँ भोजन आया तो वह भोजन 3 से 4 घंटे तक रहा, और इस 3 से 4 घंटे में भोजन का पाचन होता है। तो अमाशय में विशेष रूप से अमाशयिक गतियां होती हैं, और अमाशयिक गतियों में भोजन काइम के रूप में हो जाता है, काइम या लुगदी के रूप में हो जाता है। तो अमाशय में अमाशयिक गतियां होती हैं, और अमाशयिक गति में भोजन की क्या बन जाती है, लुगदी बन जाती है। और दूसरी जो बात है, यहाँ पर जो जठर ग्रंथियां हैं, इनसे जठर रस निकलता है, और जठर रस में आप रेल हैं, मतलब जठर रस में आप रेल हैं। कहने का मतलब कि जठर रस में क्या क्या पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप रेल हैं। एक तो यहाँ पर अम्ल होता है, पास से यहाँ पर पेप्सिन होता है, एंजाइम है, प्रोटीन पाचक, और रे से यहाँ पर रेनिन होता है, और ला से आपका लाइपेज होता है, और जो लाइपेज होगा ये आपका जठर लाइपेज होता है। क्या होता है, जठर लाइपेज। तो जठर रस में आप रेल है, कहने का मतलब कि जठर रस में क्या क्या होता है, एक तो अम्ल होता है, अम्ल में विशेष रूप से क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। दूसरा पेप्सिन है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। आगे हम आपको बताएंगे, जब आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का पाचन बताएंगे तो वहां पर इन सब की क्रियाविधि भी आपको बताई जाएगी। तो पेप्सिन जो है
ये भोजन की प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन विशेष रूप से ये दूध का पाचन करता है। जठर लाइपेज ये वसा का पाचन करता है, लेकिन अमाशय में वसा का बहुत ही सूक्ष्म पाचन होता है। तो जठर रस में एक तो अम्ल होता है HCl, इस HCl को क्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं, इसको क्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भोजन आपके मुख में होता है तो उस कंडीशन में भोजन आपका क्षारीय फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही भोजन, चूंकि भोजन में लार है, लार आपका इसका जो पीएच मान है विशेष रूप से 6.5 से लगभग 7.5 के आसपास होता है, तो सामान्यतः लार को आप क्षारीय प्रकृति में रखते हैं। किस प्रकृति में? क्षारीय प्रकृति में। तो जब भोजन मुख में होता है तो उस कंडीशन में क्षारीय प्रकृति में होता है, और जैसे ही भोजन आपके इस पापी पेट में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है, और स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जो लगभग आपकी 2.5 से 4 करोड़ के आसपास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इनके द्वारा जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस जठर रस में एक तो HCl या क्यूरेटिक अम्ल होता है, दूसरा पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, जठर लाइपेज, ये सभी पाचक एंजाइम्स होते हैं। तो HCl जो होता है बेटा, जैसे ही भोजन आपकी इस आमाशय में आता है तो यह HCl उस भोजन को, चूंकि भोजन जो आ रहा है ये क्षारीय माध्यम में था, और जैसे ही यह आमाशय में पहुंचा तो यह HCl उस भोजन में भली भांति मिल जाता है। तो जब HCl, चूंकि HCl अम्ल है तो भोजन का माध्यम भी क्या होता है? अम्लीय हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो HCl होता है यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। इसके साथ साथ HCl जो भोजन आमाशय में आता है इसको सड़ने से भी बचाता है। HCl भोजन को सड़ने से भी बचाता है। HCl कभी कभी होता है कि कुछ भोज्य पदार्थ आप दूषित खा लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में HCl ही होता है जो विशेष रूप से भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवाणुओं व रोगाणुओं का क्या करता है? भक्षण करता है। और यही HCl है जो विशेष रूप से टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय करता है। चूंकि मुख में आपकी टाइलिन एंजाइम निकलते हैं, और टाइलिन एंजाइम की क्रिया मुख में होती है जो मंड का पाचन करता है, आगे बताएंगे आपको। तो जो टाइलिन एंजाइम है उस टाइलिन एंजाइम को ये निष्क्रिय भी करता है, और विशेष रूप से जो पेप्सिन और रेनिन है इसका स्राव जठर रस में या जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन के रूप में होता है। और ये HCl क्या करता है? इस पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सक्रिय पेप्सिन और रेनिन में क्या करता है? बदलता है। सक्रिय रेनिन में क्या करता है? बदलता है। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसी आमाशय में 4 प्रकार की विशेष रूप से सेल होती है। 4 प्रकार की इसमें क्या होती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। आमाशय की दीवारों में 4 प्रकार की क्या होती है? सेल होती है। तो सबसे पहली जो सेल आपकी आती है वह है पेप्टिक सेल। आमाशय की भित्तियों में पेप्टिक, या इसको कहते हैं चीप सेल, या इसको कहते हैं जाइमोजन सेल्स। पेप्टिक सेल या चीफ या मुख्य सेल, और दूसरी आपकी क्या है? जाइमोजन सेल। नेक्स्ट जो सेल है वह है ऑक्जेंटिक सेल। नेक्स्ट जो सेल है ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स, या इसको पैराइटल सेल भी कहते हैं। पैराइटल सेल। नेक्स्ट जो सेल है वह है आपकी
म्यूकस नेक सेल, या इसको गॉबलेट सेल भी कहा जाता है, गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं इसको, म्यूकस नेक सेल। और चौथी जो सेल होती है वह है अर्जेंटाफिन सेल, अर्जेंटाफिन सेल्स। ये 4 प्रकार की सेल्स विशेष रूप से, ये 4 प्रकार की सेल्स विशेष रूप से अमाशय की दीवारों में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। सबसे पहली पेप्टिक या चीप सेल या मुख्य सेल या जिसको जाइमोजन सेल भी कहते हैं। दूसरी आपकी ऑक्जेंटिक सेल्स या इसको आप पैराइटल सेल्स कहते हैं। तीसरी सेल है म्यूकस नेक सेल जिसको आप गॉबलेट सेल भी कहते हैं। और चौथी जो सेल है विशेष रूप से वह है आपकी अर्जेंटाफिन सेल। नेक्स्ट जो सेल है वो आपकी क्या है, अर्जेंटाफिन सेल। तो ध्यान दीजिए बेटा, आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं कि किस सेल द्वारा कौन सा पदार्थ क्या स्रावित होता है। अभी तक आपने पढ़ा है कि इसके द्वारा जठर रस में आपके जठर ग्रंथियों द्वारा जो जठर रस निकलता है उसके द्वारा विशेष रूप से जो जठर रस निकलता है उस जठर रस में आपकी विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स और अम्ल पाए जाते हैं। तो अमाशय की दीवारों में सबसे पहली जो सेल आपकी है वह है पेप्टिक या इसको कहते हैं चीप सेल या इसको कहते हैं जाइमोजन सेल। पेप्टिक सेल, इस पेप्टिक सेल के द्वारा विशेष रूप से एंजाइम स्रावित होते हैं। जो पेप्टिक सेल है या जिसको आप मुख्य सेल कहते हैं या जाइमोजन जो सेल है, इसके द्वारा एक तो आपका पेप्सिनोजन, एक तो आपका पेप्सिनोजन, दूसरा आपका गैस्ट्रिक लाइपेज, प्रोरेनिन, विशेष रूप से जैसे पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, इसको कहेंगे जठर लाइपेज और इसको कहा जाएगा प्रोरेनिन। तो ये 3 प्रकार के आपके एंजाइम्स इस पेप्टिक सेल या मुख्य सेल से निकलते हैं। इसको भी मैंने आपको अभी बताया कि जो पेप्सिनोजन है इसको सक्रिय करने का कार्य HCl करता है जब ये सक्रिय होता है, क्योंकि पेप्सिनोजन ये निष्क्रिय फॉर्म में होता है। तो HCl क्या करता है, इसको सक्रिय फॉर्म में करता है। जब सक्रिय फॉर्म में करेगा तो ये पेप्सिन बनता है, तब जाकर के ये भोजन की प्रोटीन को पचाता है। जठर लाइपेज उसी फॉर्म में रहता है। प्रोरेनिन विशेष रूप से इसको भी HCl क्या करता है, सक्रिय रेनिन में बदलता है। और ये जो रेनिन एंजाइम है ये केवल बच्चों में स्रावित होता है, क्योंकि ये किसका पाचन करता है, विशेष रूप से ये दूध का पाचन करता है। दूध का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो बात आपकी आती है
दूसरी जो सेल है वह है ऑक्जेंटिक सेल। दूसरी जो सेल है वह आपकी ऑक्जेंटिक सेल्स है, या जिसको आप पैराइटल सेल भी कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा विशेष रूप से HCl स्रावित होता है। क्योंकि HCl अभी मैंने बताया था कि जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, और उसी जठर ग्रंथि में आपकी 4 प्रकार की क्या होती हैं, सेल होती हैं। तो ऑक्जेंटिक जो सेल है या पैराइटल जो सेल है, इसके द्वारा HCl स्रावित होता है। ठीक है, HCl का कार्य मैं बता चुका हूं। भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को जीवाणु रोगाणुओं से सुरक्षा करता है, आदि पर हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरी जो सेल है वह है म्यूकस नेक सेल्स, या जिसको आप गॉबलेट सेल कहते हैं, गॉबलेट सेल्स कहते हैं। इस गॉबलेट सेल्स या म्यूकस नेक सेल, इसके द्वारा विशेष रूप से श्लेष्म स्रावित होता है, म्यूकस स्रावित होता है। और ये श्लेष्म क्या करते हैं, भोजन को आमाशय से आगे भेजते हैं, आमाशय से आगे भेजने का कार्य करते हैं। चौथी जो बात आती है वह है अर्जेंटा फिन सेल्स। अर्जेंटा फिन सेल्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के आपके हार्मोन्स निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन्स है वह है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, गैस्ट्रिन, सोमैटोस्टैटिन, विशेष रूप से एक तो आपका हिस्टामिन है, दूसरा सेरोटोनिन है, तीसरा गैस्ट्रिन है, और चौथा आपका क्या है, सोमैटोस्टैटिन है। सोमैटोस्टैटिन, ध्यान दीजिए। हिस्टामिन कहते हैं खुजलाने से क्या होती है, खाज मिट जाती है। जैसे आपको कहीं पर खुजली होती है तो उस कंडीशन में आप उसको खुजलाते हैं, और जैसे ही खुजलाते हैं कुछ समय के लिए क्या होती है, खुजली मिट जाती है। क्यों मिट जाती है खुजली? कभी आपने इस पर सोचा कि वो बहुत तेजी से खुजला रहा था और मैंने खुजलाया उसको और वो तुरंत क्या हुआ, खुजली मिट गई। तो खुजलाने से खाज मिट जाती है। जो हिस्टामिन होता है यह विशेष रूप से उस कंडीशन में जब आपको खुजली होती है या किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है तो उस स्थिति में ये स्रावित होता है। ये हार्मोन्स उस स्थिति में क्या होता है, स्रावित होता है। उस स्थिति में क्या होता है, स्रावित होता है। जो आपका हिस्टामिन है, जब आपको खुजली होती है तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट जो आपका हार्मोन्स है सेरोटोनिन, यह हार्मोन्स आमाशय में क्रमाकुंचन गतियों को क्या करता है, प्रेरित करता है। आमाशय में जो आमाशयिक गतियां हैं उसमें जो क्रमाकुंचन गतियां जिससे भोजन आगे बढ़ता है, उस कंडीशन में ये आमाशय में क्रमाकुंचन गतियों को क्या करता है, बढ़ाता है, ये हार्मोन्स। नेक्स्ट है गैस्ट्रिन हार्मोन्स, इसे भूख वाला हार्मोन्स भी कहते हैं।
ये हार्मोन्स जठर ग्रंथियों को जठर रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन्स जठर ग्रंथियों को जठर रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन्स है ये विशेष रूप से जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन्स है उसके स्रावण को ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की सेल्स विशेष रूप से आपकी जठर ग्रंथियों में पाई जाती हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ आपके स्रावित होते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, फंक्शन ऑफ स्टमक। फंक्शन ऑफ स्टमक, आमाशय का कार्य। तो आमाशय के कौन कौन से कार्य हैं बेटा? सबसे पहला जो कार्य है, आमाशय भोजन का पाचन करता है। एक तो आमाशय क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। दूसरा, यह भोजन का संग्रह करता है, संग्रह करता है। तीसरा, यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। चौथी जो बात आती है, आमाशय में आमाशयिक गति, आमाशय में आमाशयिक गति के कारण भोजन की लुगदी बन जाती है। भोजन की लुगदी, आमाशयिक गति के कारण भोजन की लुगदी बन जाती है। और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे आमाशय में स्रावित HCl भोजन को सड़ने से रोकता है। ठीक है, भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवाणुओं रोगाणुओं का भक्षण करता है। ये सारे कार्य आप फंक्शन ऑफ स्टमक में बता सकते हैं। इसी के साथ बेटा इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।